Okay, good evening. So today we're going to start from where we had left. Okay, so we were on the chapter nationalism in India. Okay, so earlier we had seen how Gandhiji came and which how the NCM got support of Khilafat movement. Okay, so we have seen all that. Now today we're going to start with the differing strands within the movement. Stand में अलग अलग जो मतलब कि लोगों के ख्याल आ रहे थे या अलग अलग ओपिनियंस आ रहे थे उसके बारे में बात की जा रही है ओके सो द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगैन इन जनवरी 1921 ओके इसको आप मार्क कर लीजिए व्हाई बिकॉज ये एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है ठीक है इससे पहले भी हमने दो उनके सेशंस कांग्रेस सेशंस के बारे में पढ़ा था जहां से एनसीएम की क्या थी शुरुआत हुई थी नाउ वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट ईच विद इट्स ऑन एस्पिरेशन यानी कि एनसीएम एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें ना सभी का एक मकसद नहीं था लेकिन सभी लोगों का दुश्मन एक था एंड दैट वाज ब्रिटिशर्स ओके सो सभी लोग अपने अपने ईच विद इट्स ऑन एस्पिरेशन स्पेसिफिक एस्पिरेशन जैसे खिलाफत वाले चाह रहे थे कि ऑटोमन एम्पायर में वहां के जो खलीफा थे तुर्की के वो कहां पे आ जाए वो वापस आ जाए ओके नाउ all of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different things to different people. Now, Swaraj क्या होता है? Swaraj means जब हम अपना खुद का स्व मतलब खुद का राज मतलब हम खुद को रूल कर सके ओके तो दैट इज डेफिनेटली स्वराज ओके नाउ द मूवमेंट इन द टाउन्स अभी शहरों के क्या हालात थे ठीक है जो एनसीएम मूवमेंट था उसके शहरों में क्या हालात थे फर्स्ट द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज सो सबसे पहले मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट करने अब मिडिल क्लास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सी द ओनली रीजन व्हाई मिडिल क्लास सो मच इंपॉर्टेंट बिकॉज पहले क्या होता था पहले जितने भी मूवमेंट्स हुए थे फॉर एग्जांपल 1857 का रिवोल्ट लगा लीजिए ठीक है सो इन रिवोल्ट्स में क्या होता था इन रिवोल्ट्स में या तो किंग लड़ रहे अपर सेक्शन लड़ रहे थे कुछ लेकिन वो चुनिंदा थे सभी लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया इवन नॉट इवन द मिडिल क्लास उसके बाद में पीसेंट मूवमेंट्स हुए पीसेंट मूवमेंट्स में भी लोअर क्लास ने पार्टिसिपेट किया ना कि मिडिल क्लास ने मिडिल क्लास अभी तक अपने आप को बचा के रख रहा था लेकिन 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में मिडिल क्लास ने रियलाइज किया ठीक है क्योंकि एक बहुत बड़ा जो सेक्शन था सोसाइटी का वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता था अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया ठीक है ऑलरेडी लोअर सेक्शन पार्टिसिपेट कर रहा था मिडिल क्लास का और सपोर्ट मिल गया और अपर सेक्शन इसको क्या कर रहा था गाइड कर रहा था अपर सेक्शन इन द सेंस कि जो लीडर्स थे वो सब इसको गाइड कर रहे थे नाउ thousands of students left government controlled schools and colleges. Headmasters and teachers resigned, and lawyers gave up their legal practices. The council elections were boycotted in most of the provinces except Madras, where the Justice Party, the party of non Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahmin have access to. Now, now what is happening here? तो ये जो चीज है आपकी स्कूल्स लीगल प्रैक्टिसेस तक और बॉयकॉट तक ठीक है ना यहां तक ये चीजें ये क्या बता रही है कि एनसीएम में क्या क्या हुआ था अभी यहां पे अगर आप देख सके तो आपको एक चीज दिखेगी इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए जस्टिस पार्टी कहां थी मद्रास के अंदर सी देयर इज अ थिंग कोल्ड की इक्वालिटी वाली जो चीज थी सी देयर वाज अ लार्ज नंबर ऑफ people who belonged to lower classes who were into British army or who were against the Indian movement. Why? Because उनको लगता था कि इंडिया की जो अपर क्लासेस है वो उन साथ में इक्वालिटी नहीं करती उन साथ में ठीक तरह से बिहेव नहीं कर पाते उन साथ भेदभाव रखते थे वो लोग यानी होता भी था ठीक है दैट्स व्हाई दे दोस पीपल चोज टू साइड विद ब्रिटिशर्स व्हाई क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऐसा कुछ नहीं किया था कास्टिज्म को इतना बढ़ावा उन्होंने However, they were behind casteism. लेकिन उन्होंने खुले में आकर कास्टिज्म को कभी सपोर्ट नहीं किया वो हमेशा उसके अगेंस्ट में रहे इसी वजह से ज्यादातर लोग जो लोग थे जस्ट लाइक जस्टिस पार्टी उन्होंने क्या किया नॉन ब्राह्मण्स ये पार्टी किसकी थी नॉन ब्राह्मण्स की ठीक है अब उन्होंने क्या किया कि भाई हम लोग इसमें मूवमेंट में सपोर्ट नहीं करेंगे क्यों क्योंकि हम इलेक्शंस लड़ेंगे काउंसिल इलेक्शंस लड़ेंगे ताकि हमारे पास भी क्या है कुछ पावर है जो पावर पहले किसके पास होती थी ओनली ब्राह्मण्स के पास अब यहां से पता चलता है कि इंडिया के अंदर डिवीजन क्यों था अगर पूछा जाए कि इंडिया में कौन सपोर्ट कर कौन नहीं करता तो उसका एक मेजर रीजन था कास्टिज्म ठीक है और सोसाइटी में जो कम्युनिटिज्म जो अलग अलग कम्युनिटीज बनी हुई थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रास
ओके, सो इनके अंदर ना कभी एज सच वो नहीं हो पाया, यूनिफिकेशन नहीं हो पाया। इवन टुडे ओनली रिजर्वेशन इज द सोर्स। ठीक है। नाउ द इफेक्ट ऑफ the effect of non-cooperation on the economic front were more dramatic. Foreign goods were boycotted. अभी ऊपर वाला जो है वो उसके अंदर हुआ क्या था, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो आएगा ये है इसके इकोनॉमिक इफेक्ट। ठीक है, अगर हम सी जब भी हम आंसर लिखते हैं तो आंसर में अगर हम पूरा पैराग्राफ लिखे तो बहुत मोनोटोनस हो जाता है, कोई इसको चेक नहीं करे। बट अगर हम स्टेप्स वाइज लिखें, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक का क्या हुआ, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स वर पिकेट एंड फॉरेन क्लोथ्स वर बर्nt in huge bonfire. The import of foreign clothes have halved between 1921 and 1922, its value dropping from 102 crore to 57 crore. ओके, सो ये सब चीजें हैं। बहुत सी जगह पे क्या किया गया, इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स refused to trade in foreign goods and finance and trade. Okay, so all these are economic points। यानी क्या 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 गया कि जो फॉरेन गुड्स आते थे उनको बंद कर दिया गया। सी गांधी जी ऑलवेज प्रमोटेड खादी। ओके, उन्होंने, आपने चरखा देखा होगा तो चरखे को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे। सो एक प्रकार से उन्होंने किसका प्रमोशन किया था, मेड इन इंडिया का। तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, लोगों ने शुरू किया कि उन्होंने बॉयकॉट कर दिया किसको, फॉरेन गुड्स को। लिकर शॉप्स और पिकेट, ना लिकर शॉप जो थी उनको क्या कर दिया गया था, वहां उनको लूट लिया गया था। उसके बाद में जो हम इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब क्या होता है, जब बाहर से कोई सामान किसी देश के अंदर में आता है, सपोज ये देश है तो यहाँ अगर हम बाहर से कोई सामान ला रहे हैं इसको बोलेंगे इंपोर्ट, और अगर बाहर से सामान अंदर से बाहर जाते हैं इसको बोलेंगे हम एक्सपोर्ट। सो जो इंपोर्ट था वो हाफ हो चुका था बिटवीन 1921 एंड 22। इन मैनी प्लेसेस द मर्चेंट, अब बहुत से मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे, उन्होंने क्या करना किया, उन्होंने किया कि वो अब फॉरेन गुड्स में सर्विस ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज gradually slowed down for a variety of reasons. Okay, khadi clothes were often more expensive than the mass produced meal cloth and poor people could not afford to buy it. अब ये कारण है कि अभी अगर इनकी इसकी एनसीएम की, why NCM was successful still not that much successful, why, पहला रीजन क्या है, हमने फॉरेन गुड्स को तो बंद कर दिया। ठीक है, जस्ट एग्जाम लाइक नोटबंदी, नोटबंदी टाइम ने नोटबंदी तो वो कर दिया, हमने बंद कर दिया, लेकिन हमने फर्दर मैकेनिज्म ठीक से नहीं कर पाए थे, इंप्लीमेंट नहीं कर पाए थे, जिस वजह से बहुत से लोगों की जान भी चली गई थी। ठीक है, तो सेम काम हुआ एनसीएम के दौरान भी कि हमने बॉयकॉट कर दिया, हमने ये कर दिया कि हम बॉयकॉट कर देंगे, लेकिन हमने उसके ऑल्टरनेट नहीं निकाला। और जो ऑल्टरनेट हमें मिला खादी का, तो खादी क्या आज भी बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, और इस इतने एक्सपेंसिव एक्चुअली महंगे कपड़े को कोई आम इंसान नहीं खरीद सकता था। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने वापस से किस पे आ गए, फॉरेन गुड्स पे आ गए थे। ओके, हाउ दे कुड then boycott meal cloth for too long. Similarly, the boycott of British institution posed a problem. For the movement to be successful, alternative Indian institution had to be set up. For the movement, ये देखिए ये point यहाँ पे आ चुका है। For the movement to be successful, alternate Indian institution had to be set up so that they could be used in place of British ones. These were slow to come up. So students and teachers began trickling back to government schools and lawyers joined back work in government courts. Now, स्टार्टिंग में हमने बोल दिया बंद करो सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन हमने उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं निकाला। हमने बोल दिया कपड़े जला दो, जला दिए, बॉयकॉट कर दो, कर दिया, लेकिन हमने खुद का मैकेनिज्म जो निकाला वो बहुत महंगा था, जिसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए लोग वापस से किस पे आ गए, जो ब्रिटिश मटेरियल था वो चीप था एंड इंडियन मटेरियल वाज क्वाइट एक्सपेंसिव। ठीक है, इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने डंप कर दिया, हमें यहाँ पे डंप बना दिया था उन्होंने, हीप्स बना दिए थे ताकि लोग जितना चाहे सके उतना खरीद सके। सेम काम स्कूल्स का हुआ, स्कूल्स में हमने ब्रिटिश स्कूल को छोड़ दिया, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूशन हमने इतने बनाए नहीं, हमने इंडियन स्कूल्स इतने, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना बनाया नहीं। तो बच्चे जाते कहाँ, लोग जाते कहाँ, तो उन्होंने वापस फिर किस में चले गए, ब्रिटिश स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में। लॉयर्स भी, ठीक है, लॉयर्स भी अब कितने दिन तक कोई इंसान भूखा रह सकता है, तो वो भी वापस से चले गए। नाउ रिबेलियन इन द कंट्री साइड, फ्रॉम द सिटीज द कोऑपरेशन movement spread to the countryside. It drew its into its fold and struggle of peasant and tribals. Okay, in Awadh,
Peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured labor. The movement here was against the talukdars and the landlords who demanded from peasants exorbitantly high rents and variety of other cesses. सी मैंने जैसे आपको पता है इंडिया में जितने भी मूवमेंट्स हुए पेजेंट्स वाले उसमें ज्यादातर मूवमेंट्स एस मनी लैंडर्स के खिलाफ थे। मलप्पा मूवमेंट था वो मनी लैंडर्स के खिलाफ था, जमींदार्स के खिलाफ था। ओके, तो ज्यादातर मूवमेंट इसके खिलाफ थे कि हम आपस में इतने ज्यादा लड़ रहे थे, पहले भी लड़ रहे थे और अब भी लड़ रहे हैं कि जिसकी वजह से बाहर वाले लोगों को बहुत ज्यादा मौका मिला हमें रूल करने का। एक एग्जांपल उसका यहाँ पे है कि पीसेंट पीसेंट को था किसान। तो अवध में जो किसान थे वो किसके द्वारा लीड किए जाते? बाबा रामचंद्र, एक सन्यासी थे, ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट में लड़ाई कर रहे थे? तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स। लैंड कौन होते हैं? बड़े जमींदार, ठीक है, इनके अगेंस्ट में थे। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा हाई रेंट यानी बहुत ज्यादा किराया मान लो कोई किसान किसी, मान लो ये जमीन है और इस पे कोई किसान काम कर रहा है और ये जमीन किसी ठाकुर की है, तो वो ठाकुर इस किसान से बहुत ज्यादा कर्ज वसूलता था, किराया वसूलता था। और उसके साथ साथ अदर सेसेस मतलब अदर जो सर्विसेज थी कि भाई इसका वो चार्ज दे, इसका वो चार्ज दे। जैसे आपका बिल आता है होटल का, उस पे CGST, SGST, सर्विस टैक्स, ये सब बहुत सारी चीजें लिखी हुई आती है ना, तो सेम यहाँ पे हो रहा था। ओके, नाउ peasant had to do बेगार। बेगार मतलब होता है फ्री, फ्री में काम करना होगा। पेशेंट फ्री में काम करना पड़ा था किसानों को, यानी वो उसके पास खुद कुछ भी नहीं है खाने को और वो ठाकुर के खेत पे, किसी बड़े जमींदार खेत पे फ्री में काम कर रहा है। ओके, एंड हैड टू वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट एज टेनेंट। दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, बीइंग रेगुलरली evicted so that they could acquire no right over the leased land. The peasant movement demanded the reduction। अब ये peasant movement डिमांड क्या कर रहा था? The peasant movement demanded reduction of revenue, abolition of बेगार एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड। यानी इनकी डिमांड्स क्या थी? पहली डिमांड रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू, आप किराए में या फिर आप जो ये बिल ले रहे हैं हमसे, आपसे जो ये सब कुछ कर्ज वसूल रहे हैं इसमें कमी हो। दूसरी डिमांड क्या थी? अबॉलिशन। अबॉलिशन यानी खत्म करो, बेकार यानी कि फ्री में काम करना खत्म करो, हमें हमारे क्या चाहिए? तनख्वाह चाहिए, वेजेस चाहिए। उसके बाद में एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। सोशल बोल के सामाजिक बहिष्कार, किनका? उन लोगों का जो क्या कर रहे हैं, जो ऐसे जमींदार हैं जो जबरदस्ती लोगों से काम करवाते हैं। ओके, इन मैनी प्लेस लाइक इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड ऑफ सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। यानी कि बहुत सी जगह पर क्या किया जा रहा था? नाई धोबी, ये जो कि बेसिक फैसिलिटीज थी लोगों को कि भाई कोई उनके बाल काट के जाएगा, कोई उनके कपड़े धो के जाता था, इनको बंद कर दिया, समाज ने बंद कर दिया। भाई आज कोई नहीं जाएगा उसके जमींदार के यहाँ पे ये सब काम करने। तो ये होता है सोशल बॉयकॉट, उनको प्रेशराइज किया जा रहा था कि वो लोग सुधर जाएं। ओके, इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू began going to around the villages in अवध। तो इसको भी अंडरलाइन कर लिया कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी यात्रा कब शुरू की? गांव में जाने, इन अवध, टॉकिंग टू द विलेजेस एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस मतलब होता है उनकी परेशानियां। तो जवाहरलाल नेहरू गांव में जाना शुरू किया और उनकी परेशानी, लोगों की परेशानियां समझना शुरू की। बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। द अवध किसान सभा वाज सेट अप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स। नाउ हुआ क्या था? ऑलरेडी मूवमेंट कहां पे चल रहा है? शहरों में चल रहा है। अब उसको पाई थी गांव में लाने की। तो गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी किसानों को, ठीक है, आज भी जो कि किसानों को बड़ी प्रॉब्लम है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसानों का समर्थन साथ लिया, क्योंकि उस समय भी और आज के टाइम पे भी इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा फार्मिंग में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक अवध किसान सभा, इसको सेटअप किया। और ये क्वेश्चन इतनी बार ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स या फिर अदर एग्जाम्स में, बल्कि यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है कि अवध किसान सभा किसने सेटअप की और कब सेटअप की, ठीक है। सो ये 1920 अक्टूबर, ठीक है, कब सेटअप की थी? अक्टूबर 1920 में, ठीक है। किस किस के साथ? बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। Within a few months, over 300 branches had been set up in the villages and regions. So, when the non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into a wider struggle.
The peasant movements, however, developed in the informs that the Congress leadership was unhappy with. As the movement spread in 1921, the houses of talukadars and merchants were attacked. ना हुआ क्या था, कांग्रेस क्या चाह रही थी, कांग्रेस ये चाह रही थी कि जो अवध के किसानों की प्रॉब्लम है, ये भारत में सभी किसानों की प्रॉब्लम है, तो ये लोग चाह रहे थे जैसा हमने अवध में किया वैसा ही कहाँ पे हो, पूरे भारत में हो। लेकिन समय के साथ में क्या हुआ, समय के साथ में जो ये किसान थे, इनको एक राइट लीडरशिप ना मिलने की वजह से क्या हुआ, ये लोग थोड़े वायलेंट होते चले गए। और उस वायलेंस का चक्कर क्या हुआ कि उन्होंने बहुत से ताल्लुकदार और मर्चेंट यानी व्यापारियों के क्या जला दिए, घर जला दिए, बाजारों को लूट लिया, और ग्रेन जिन 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 लोगों ने अनाज स्टोर कर रखा, होड़ मतलब होता है स्टोर करके रखना, ठीक है, उनके अनाज को भी चोरी कर लिया। इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड गांधीजी had declared that no taxes were to be paid and no land was to be redistributed among the poor. The name of Mahatma was being invoked in sanctions to sanction all action and aspiration. अभी बहुत सी जगह पर लोगों ने अफवाहें फैला दी कि गांधी जी ने ये बोला है कि अब कोई जमीन नहीं बटेगी, ठीक है, और अब ये काम नहीं होगा, तो उनके नाम पे बहुत सारे पाबंदियां लगानी शुरू कर, सैंक्शन है, पाबंदियां लगानी शुरू कर दी गई थी, ठीक है। तो ये जो पीसेंट मूवमेंट था ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, किसके हाथ से, कांग्रेस के हाथ से। ओके, on January 6 January 1921, police in United Province fired at the peasant rivalry. Jawaharlal Nehru wanted to go to the place of firing but was stopped by the police. Agitated and angry, Nehru addressed the peasants who gathered around him. This is how he later described the meeting. They behaved as brave men. So ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्शन है उनकी यात्रा से। नाउ अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि ये जो एनसीएम था उसके अलग अलग व्यूज पढ़ रहे हैं। हमने सिटीज का व्यूज देख लिया, हमने गांव का व्यू देख लिया, अब हम देखेंगे ट्राइबल्स का व्यू। ट्राइबल्स यानी कि जो लोग जंगलों में, कबीलों में रहते हैं, मोस्ट जंगलों में आपको कबीले मिल जाएंगे, तो ट्राइबल्स का व्यू। ट्राइबल्स व्यू द आइडिया ऑफ स्वराज, ठीक है ना, उन्होंने जो ये स्वराज वाला आइडिया था उसको किसी अलग ही सेंस में लिया। अभी देखेंगे किस सेंस में लिया। इन द Gudem Hills of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement spread in the early 20s, not a form of struggle that the Congress could approve. Here, as Here, as in other forest regions, the colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle. Now, see, हुआ क्या था in 1870s, अंग्रेजों ने बहुत से फॉरेस्ट लॉज निकाल दिए थे। अभी जो ट्राइबल्स हैं, इन ट्राइबल्स का घर क्या है, जंगल है, और उन फॉरेस्ट लॉज में क्या था कि कोई आप जंगल से सामान नहीं उठाएंगे, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आप काट नहीं सकते, आप ये नहीं कर सकते। आप किसी का घर ही जंगल है और आप उसको उसी में मना कर रहे हो बाहर से आकर के कि आप ये नहीं करोगे, तो वो बेचारा तो गुस्से में आएगा ही, ठीक है। तो सेम काम ट्राइबल्स के साथ हुआ। ट्राइबल्स ने मूवमेंट के बारे में सुना, उन्होंने सोचा कि भैया अब हमें खुली छूट मिल चुकी कि हम लड़ाई करेंगे, उन्होंने लड़ाई करना शुरू कर दी, ठीक। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है, छुप कर लड़ाई जो होती है, ठीक है। नाउ सो अंग्रेजों ने उनके साथ में क्या किया था, हेयर इन द फॉर्म as in other forest region, the colonial government had closed large parts of forest area, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits, जो कि उनके लिए बहुत ही रोजमर्रा की जो जीवन यापन की जो बेसिक जरूरतें बुनियाद थी, वो यही चीजें थी। और इन्हीं से उनको क्या कर दिया, विमुख कर दिया गया था, हटा दिया गया था इनको, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने उस पर टैक्स लगा दिए थे, आपको फाइन पे करना पड़ेगा, अगर आप मिलते हैं चोरी करते पकड़े जाते हैं तो जेल जाना पड़ेगा, या फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ब्राइब का भी सिस्टम चलता था, ठीक है। नाउ नॉट ओनली were their livelihoods affected, but they felt that their traditional rights were being denied. Okay, see now जो ट्राइबल्स होते हैं वो जंगलों को अपना भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उनका ट्रेडिशन है ये, उनका कल्चर है ये, उनकी परंपराओं में बसा हुआ है जंगल, और उसी से उनको क्या कर दिया गया था, विमुख कर दिया गया था, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। इसीलिए वो लोग आक्रोश में थे, वो लोग गुस्से में थे। ओके, ना वन सच पर्सन अलूरी सीताराम राजू, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस आदमी है, ठीक है। इसने अपने आप को भगवान बनाने के लिए क्या किया, इसने बोला कि मेरे को पे ना गोली का असर नहीं करता है। आंध्र प्रदेश में इसने, लेकिन इसका मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ था, इसने अपने आप को बोल दिया कि मेरे पे गोली का असर नहीं होता है और मेरे पास कुछ सुपर सुपर नेचुरल पावर्स है, ठीक है। तो देखते हैं इसके पास क्या क्या थी। ही कुड
मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस एंड हील पीपल। ये क्या कर सकता है? ये लोगों की सही भविष्यवाणी कर सकता है और लोगों को ठीक कर सकता है। ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, अगर आप गोली मारोगे तो भी इसको कुछ नहीं होगा। कैप्टिवेटेड बाय राजू, द रिबेल प्रोक्लेम्ड दैट ही वाज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। अभी जैसे हिटलर के केस में मैंने आपको बताया था नाजिज्म वाले चैप्टर में, 9th क्लास वाले में, कि अगर कोई प्रॉब्लम में है और लोग, अगर कोई इंसान आके ये बोलता है कि भाई आपके कष्टों को मैं हरूंगा, आपके कष्टों से मैं छुटकारा दिलाऊं, तो उसके लिए वो उसको क्या मानने लग जाएंगे? भगवान मानने लग जाएंगे। सेम काम किसके के साथ हुआ? अदूर सीताराम राजू के साथ में। लोग इसको भगवान मानने लग गए, ठीक है, कि इसके पास पावर्स हैं, ये सब ऐसा होगा। और राजू की जो महानता है अब वो क्या हो गई? आसपास के गांव में फैलने लगी और धीरे धीरे करके बहुत बड़े एरिया में फैलने लगी। राजू टॉक्ड अबाउट ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी एंड ही सेड he was inspired by non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi to give up drinking. But at the same time, he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. अभी इसने दो बातें बोली। इसने पहले क्या बोली कि हमें महात्मा गांधी से वो इंस्पायर है, उनके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से वो इंस्पायर है, हमें अंग्रेजों की चीजों को छोड़ देना चाहिए, हमें खादी पहनना चाहिए। लेकिन उसने क्या बोला कि ये जो आजादी है ये अहिंसा से नहीं आएगी, हिंसा से आएगी, हमें फोर्स का यूज करना होगा, ठीक है। और द गुडेम रिबेल्स, इसका नाम याद रखिए, गुडेम रिबल। गुडेम रिबल्स को लीड किसने किया था? अल्लूरी सीताराम राजू ने। ओके, okay. Now, Gudem rebel attacked police stations, attempted to kill British officers, and carried on guerrilla warfare for achieving Swaraj. Raju was captured and executed in 1924, and over time became a folk hero. यानी कि राजू जो कि क्लेम करता था कि उसको कुछ नहीं हो सकता, उसको कोई मार नहीं सकता, उसको गोली भी छू नहीं सकती, उसको पकड़ लिया गया, 1924 उसको मार दिया गया था। हालांकि वो आज तक भी लोगों के लोकगीतों में जिंदा है। स्वराज इन प्लांटेशन। Workers had to had their own understanding of Mahatma Gandhi and the notion of Swaraj. For plantation workers in Assam, freedom meant the right to move freely in and out of their confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come from. Now हुआ क्या था? अंग्रेजों ने आसाम, सी, आज भी अंग्रेजों को ना इंडियन चाय, स्पेशली दार्जिलिंग टी एंड असम टी, इसका बहुत शौक है। तो उन्होंने क्या किया? इन्होंने लिए अलग अलग जगह से लोगों को चुना, लोगों को इन्होंने बंदी बनाया और अपने जो चाय के बागान थे उनमें इनसे फ्री में या फिर बहुत कम वेजेस में काम करवाने के लिए रख दिया और इनको एक एरिया के अंदर क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो इनके लिए फ्रीडम क्या थी? इनके लिए स्वराज क्या था? कि हमें ये जो हमें जिस एरिया में बंद कर दिया गया है, एनक्लोज कर दिया गया है, वहां से क्या मिले? आजादी मिले। हमने अब तक 3-4 लोगों के व्यूज पढ़ लिए। ट्राइबल्स के लिए क्या था? उनको अपने फॉरेस्ट राइट चाहिए थे, ठीक है ना। पीसेंट्स के लिए क्या था? उनको ताल्लुकदारों से मुक्ति चाहिए थी, कर्ज से मुक्ति चाहिए थी। और अब प्लांटेशन वालों के लिए क्या है? कि उनको जो जबरदस्ती बंद कर रखा है इस एरिया में, उससे छुटकारा चाहिए था, ठीक है। तो लोगों की अलग अलग सोच थी, अलग अलग उनके एजेंडास थे, अलग अलग उनके आइडियाज थे, लेकिन मकसद एक। और सभी ने आइडिया किस लिया था? एनसीएम से लिया था। ओके, अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। Under the Inland Immigration Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea garden without permission. And in fact, they were rarely given such permissions. So कौन सा वो एक्ट है जिसने प्लांटेशन वर्कर्स को वहां पे बांध के रख दिया था? कि आप खुट्टे के बांध दिया कि भाई यहां से आप हिलोगे ही नहीं? तो वो एक्ट था आपका इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। सो इस एक्ट की वजह से जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो वहां पे बंद से गए थे। अब ना वो वहां से बाहर नहीं जा सकते थे। बाहर जा सकते लेकिन उनको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन अंग्रेज हैं, इतनी इजीली देंगे नहीं, बिना कुछ लिए तो देंगे नहीं। ओके, when they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home. They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages.
They, however, never reached their destination. Stranded on the way by railway and steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten up. ना लोगों ने क्या किया, लोगों ने बोला कि अब गांधी राज आ चुका है और गांधी राज में उनको उनकी जमीन, गांव में जमीन मिलेगी, खुद की खेती कर सकते हैं, खुद का जीवन ठीक सुखी तरीके से जी सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग उन प्लांटेशन एरिया से निकल पाते, एक दूसरी जगह हड़ताल थी जिसकी वजह से इनको वहां पे रुकना पड़ा। और जैसे ये लोग रुके या फिर वहां पे फंस गए तो इनको पुलिस ने पकड़ लिया और बुरी तरह पीट दिया। यहाँ पे आपको सिर्फ आइडिया देखना है कि इन्होंने आइडिया क्या था इनका और ये लोग क्या चाहते, इनको इनका आइडिया क्या था कि इनको जबरदस्ती इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट की वजह से बंद कर रखा था और उसी से इनको आजादी चाहिए थी। और जब एनसीएम शुरू हुआ इनको लगा कि वो आजादी हमें मिल जाएगी, हमें गांधी जी को फॉलो करना है, लेकिन ये लोग उस समय पहुंच नहीं पाए। ओके, नाउ the vision of this movement were not defined by the Congress program. They interpreted the term Swaraj in their own ways, imagining it to be a time when all the अब कांग्रेस के लिए स्वराज क्या था, imagining it to be a time when all sufferings and troubles would be over. Okay, जब लोगों की दुख दर्द सब खत्म हो जाएंगे। Yet when the tribal chanted Gandhiji's name and raised slogan demanding Swatantra Bharat, they were also emotionally relating to all Indian agitation. Now जब ये, लेकिन एनसीएम से एक फायदा क्या हुआ, भले इनके एजेंडा से अलग हो, भले इनके आइडिया से अलग हो, भले ही हर किसी की सोच अलग हो स्वराज के बारे में, लेकिन जब उन्होंने ये स्वतंत्र भारत, तो भारत उन्होंने एक यूनिटी दे दी, उन्होंने एक आइडिया दे दिया, एक देश का आइडिया दे दिया, किसका, स्वतंत्र भारत। ठीक है, यानी कि अब सभी लोग क्या है, एक है और उनको क्या चाहिए, भारत आजाद चाहिए। और यही काम एनसीएम का मेन मकसद था कि पूरे भारत को एक किया जा सके। ठीक है, तो ये था वो आइडिया बेसिकली। They were also emotionally related to all India agitation. When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of Congress, they were identifying with movement which went beyond the limits of their immediately locality towards civil obedience. Okay, now यहाँ से हम next class में देखेंगे. Till then, take care. Thank you. जय हिंद.